देखो रेवेन्यू चैप्टर में अगेन हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं प्रोडक्शन, जो चैप्टर ये बात करता है कि कितना लेबर या कितना इनपुट लगाएं तो कितना आउटपुट निकलेगा। एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट, जो हम लोगों को ये पढ़ाता है कि हम कितना आउटपुट करेंगे तो मेरा कितना अल्टीमेटली कॉस्ट आएगा जी। मतलब कितना पीस बनाने का कितना खर्च लगेगा। अब एक टॉपिक बात करते हैं रेवेन्यू। तो हम लोग बना लिए यानी प्रोडक्शन कर लिए, खर्चा कर लिया मतलब उसको बनाने का खर्चा हो गया, अब उसको बेचेंगे तो बेचने पर रेवेन्यू यानी सेल, या आपके अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में बोले तो टर्नओवर कितना होगा, सेल या टर्नओवर को रेवेन्यू बोलते हैं। तो पहले यहाँ पर रेवेन्यू का बेसिक मीनिंग यही बोला। रेवेन्यू का सिंपल मीनिंग क्या बोला, जो आप कोई चीज बेचते हो, बाय सेलिंग अ कमोडिटी व्हाटएवर मनी अ फर्म रिसीव्स, जो पैसा आपके पास आया उसी को रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा है तो प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज क्या करते हैं पता है तनिष्ठा, अगेन एक ऐसा बात बताते हैं जो रियल लाइफ में बहुत लोगों को कंफ्यूज लगता है, बट हम लोग गलती करते हैं। वो बहुत छोटा मिस्टेक है लेकिन बहुत भारी मिस्टेक है। हम लोग रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट मानने लग जाते हैं। हाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो 100% गलत लॉजिक है। रेवेन्यू का मतलब तो कितना में बेचे जी। प्रॉफिट का मतलब हुआ उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा, और रेवेन्यू का मतलब हुआ कितना में सेल किए, तो उन दोनों का डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है ना जी। तो रेवेन्यू मतलब सेल। मान लो हम 10,000 पीस बनाया, अब वो 10,000 पीस पर पीस बनाने का 20 रुपया लगा, तो मेरा 2 लाख रुपया खर्चा हुआ, ये हुआ मेरा कॉस्ट। 2 लाख इज माई कॉस्ट। अब वही हम उसको पर पीस 30 रुपीज करके बेच दिया था 10,000 पीस को, 3 लाख इज माई सेल रेवेन्यू। रेवेन्यू। वेरी गुड। तो अल्टीमेटली माई प्रॉफिट इज 1 लाख, दैट इज माई प्रॉफिट। तो यही फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और अगर हम रेवेन्यू का कोई फॉर्मूला निकालने बोल दे तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब ये 2 लाख और 1 लाख जोड़ ले तो 3 लाख आ गया। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है अगर कोई पूछे तो। अब आया इस चैप्टर में टॉपिक कितना पढ़ना है सर, हमको मेन 3 बातें पढ़नी है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जी। और अच्छा बात क्या है इस चैप्टर में कोई लॉ वगैरह कुछ नहीं है। ओके। लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच देखने को मिलेगा। दुनिया में 3 टाइप का मार्केट होता है। एक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो आगे आपका एक बड़ा चैप्टर भी बनेगा मार्केट, वो आगे आएगा भी डिटेल में, बट फिलहाल इसका बेस जान लो। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक होता है मोनोपोली मार्केट, और एक होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ओके। मोनोपोलिस्टिक। एक और मार्केट होता है जिसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ओके। तो ये 4 टाइप के मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। इसको तो परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, यानी ये परफेक्ट मार्केट हो गया। और ये तीनों को इम्परफेक्ट मार्केट बोलते हैं। अच्छा। तो कोई अगर जिंदगी में पूछे मार्केट कितने टाइप का, बोलोगे 2, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। अब बोलोगे इम्परफेक्ट का फिर 3 ब्रेकअप पढ़ते हैं हम लोग, वैसे बहुत ब्रेकअप होता है बेटा, और भी मार्केट्स होते हैं। ओके। बट आपके सिलेबस में फिलहाल इतना ही है तो इतना का ही बात करते हैं। तो बोलोगे परफेक्ट में एक ही आया परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, और इम्परफेक्ट में आ गया मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। सर ये होता क्या है बेटा, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहां पे बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। बेस्ट एग्जांपल बोले, आपके एरिया के सब्जी मार्केट, बहुत सारे लोग बैठ के सब्जी बेच रहे हैं। हाँ। मोनोपोली मार्केट वो सिंगल सेलर, एक ही सेलर है। रेलवे अकेला वही है जो ट्रेन चलाता है इंडिया में, तो रेलवे। मोनोपोलिस्टिक का मतलब भी वही है, लार्ज सेलर।
तो फिर सर इन दोनों में मेन फर्क क्या हुआ फिर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में? यहाँ पे लार्ज सेलर एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज सेलर एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट भी एक जैसे ही, सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स, साइज, क्वालिटी, टेस्ट, सब कुछ सेम। लेकिन यहीं पर मोनोपोलिस्टिक में बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा अलग है सबका। सब मोनोपोलिस्टिक मार्केट का कोई एग्जांपल दीजिए। बेटा आपके एरिया में बंगाली काकू भी है जो मिठाई का दुकान खोल के रखा है, हाँ और आपके एरिया में हल्दीराम, पंचभोग या बड़ा बड़ा मिठाई का शोरूम भी होगा। हाँ दैट मीन्स वो हो गया मोनोपोलिस्टिक मार्केट। वहां पे लार्ज सेलर तो है लेकिन प्रोडक्ट सबका अलग अलग है, अच्छा है ना? बंगाली काकू का मिठाई का टेस्ट, क्वालिटी, साइज सब अलग होगा। हाँ लेकिन वही जो बड़ा बड़ा दुकान को एग्जांपल में ले लो आप, जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं हल्दीराम, बीकाराम, ये सब, ये लोग का साइज, क्वालिटी, टेस्ट अलग होगा। हाँ केसीदास आप लोग का बंगालीज वाला जो मिठाई का दुकान है, हाँ उसका साइज, क्वालिटी, टेस्ट अलग है ना आपके नॉर्मल वो रोड वाला बंगाली काकू का मिठाई का दुकान से। हाँ तो दैट इज द पॉइंट कि दोनों का लार्ज सेलर तो है, बहुत सारे लोग मिठाई बेच रहे हैं, लेकिन इन लोगों का आपस में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में सर लार्ज सेलर है लेकिन प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सबको एक जैसा प्रोडक्ट बेचे। अब मोबाइल का दुकान, हाँ सर जिसके पास सैमसंग S11 है सबके पास दुकान में सैमसंग S11 एक ही जैसा तो होगा। हाँ ऐसा थोड़ी ना है तुम्हारे पास घर के बगल में 2 मोबाइल का दुकान है, दोनों का सैमसंग S11 का फीचर्स अलग अलग है, नहीं साइज अलग है, क्वालिटी अलग है, नहीं। तो दैट इज द पॉइंट कि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। होमोजीनियस मतलब इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। हेट्रोजीनियस कभी मत बोल देना बेटा, हेट्रोजीनियस का तो मतलब होता है टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके मतलब वो मोबाइल बेच रहा है तो वो घड़ी बेच रहा है, हाँ मोबाइल और घड़ी का आपस में कोई मतलब एकदम डिफरेंट प्रोडक्ट है। हाँ हम ये नहीं बोला, हम बोला वो भी मिठाई बेच रहा है, वो भी मिठाई बेच रहा है, बट टेस्ट, क्वालिटी, साइज वो सब में डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पे हेट्रोजीनियस नहीं बोला, क्योंकि बहुत लोगों को आदत होता है होमोजीनियस का ऑपोजिट हेट्रोजीनियस, लेकिन नहीं सर यहाँ हेट्रोजीनियस नहीं लिख के आना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लिखना। तो सर आप इस चैप्टर में क्यों पढ़ा रही है? तो आप बोले अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, इसलिए क्योंकि आपको ये तीनों जो है TR, MR और AR, ये तीनों का डायग्राम और लॉजिक परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होगा और इम्परफेक्ट में कैसा होगा वो पढ़ना है। अच्छा आप हमेशा मेरा एक आदत अपनाओ कि किस चैप्टर में मेन पढ़ना क्या क्या है, पहले वो आपके ब्रेन में क्लैरिटी के साथ याद रहे आपको। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है सर? TR, AR, MR का मीनिंग पढ़ना है, डायग्राम पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना। फॉर्मूला तो सब में सेम ही होगा, मीनिंग भी सेम होगा, बट डायग्राम अलग अलग होगा। अच्छा मतलब हमको पढ़ना क्या क्या? फॉर्मूला, मीनिंग और डायग्राम एंड रिलेशनशिप, वही 4 चीज। फॉर्मूला, मीनिंग, डायग्राम एंड रिलेशनशिप, ठीक? फॉर्मूला और मीनिंग तो सब में सेम होगा, बट डायग्राम और रिलेशनशिप परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होगा और इम्परफेक्ट में कैसा होगा, बस ये पढ़ना है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो फटाक से पहले इनका मीनिंग और फॉर्मूला खत्म कर ले जो सब में सेम है। पहले TR का मतलब क्या है सर? टोटल माल बेच के टोटल कितना पैसा आया। मेरे पास अगर 10,000 पीस है, सब बेच दिए, कितना पैसा है? ठीक है। सेलिंग अ गिवन आउटपुट, सेलिंग अ गिवन आउटपुट, हाउ मच रेवेन्यू अ फर्म गेट। अब रेवेन्यू का मतलब तो पता ही है, जितना पैसा मिला माल बेच के। तो बस एक फर्म को कितना रेवेन्यू मिला, सारा आउटपुट जो उसके पास था उसको बेच के, उसी को बोलते हैं TR। मतलब अगर मेरे पास 100 आइसक्रीम है, हम 100 आइसक्रीम बेच दिया, पर आइसक्रीम 100 रुपया करके, तो मेरा TR कितना हुआ? 100 × 100 10,000। तो TR का फॉर्मूला क्या बन गया? प्राइस इंटू क्वांटिटी। यही तो बोलते हैं मेरे पास 10,000 आइसक्रीम है और एक आइसक्रीम हम 10 रुपया में बेचा, मतलब 1 लाख रुपया का आइसक्रीम बेचा। हाँ, तो यही हो गया TR। इसका मीनिंग भी यही समझ में आया, फॉर्मूला भी समझ में आया। TR = प्राइस इंटू
क्वांटिटी। हाँ। ठीक है, हम्म। अब आ जाओ AR। पहले MR पढ़ा दिया, लोग गलती किया, पहले AR पढ़ना चाहिए था। AR का है ये रहा, पहले AR पढ़ेंगे हम लोग। AR का मतलब क्या होता है सर? वहां पढ़े थे पर यूनिट कॉस्ट, यहाँ पढ़ेंगे पर यूनिट रेवेन्यू। हम्म। यही AR है। एक पीस का दाम कितना है, एक पीस से कितना रेवेन्यू आया, हम्म। इसका फॉर्मूला। जैसे वहां पे AC का फॉर्मूला क्या था? एवरेज कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी। हाँ। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी हो जाएगा। हम अगर हम बोले हम 10,000 रुपया कमाए, 10,000 रुपया का रेवेन्यू कमाए 1,000 आइसक्रीम बेच के, तो एक आइसक्रीम का कितना बेचे? 10 रुपया। हाँ। कैसे निकाले? टोटल रेवेन्यू बाई एक पीस का दाम, प्राइस पर पीस। हम्म। इसीलिए AR का क्या फॉर्मूला बना? TR बाई क्वांटिटी। क्वांटिटी। अब हमको एक बहुत मजेदार बात बोलो, क्या हम बोल सकते हैं AR मतलब ही प्राइस, एक हाँ। पीस का दाम? हाँ। हाँ, AR को ही प्राइस बोलते हैं। ओके। वैसे भी आप एक चीज गौर करो, TR का फॉर्मूला क्या था? प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी। हाँ। मतलब एक पीस का दाम से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तभी तो TR आ रहा था। हम्म। तो वही तो हम AR का फॉर्मूला क्या लिखे? TR बाई Q। हाँ। TR का मतलब होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, और हाँ। नीचे Q आएगा तो Q कटा तो क्या बचा? AR का Price. मतलब प्राइस। तो AR इज इक्वल टू प्राइस। तो फॉर्मूला भी याद हो गया, मतलब भी याद हो गया। जी। अब आ जाओ MR के ऊपर। सर MR का मतलब क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। एक्स्ट्रा पीस बेच के एक्स्ट्रा कमाई कितनी? हम्म। हाउ मच एडिशन टू टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। वन मोर क्वांटिटी अगर हम सोल्ड करें तो मेरा TR में कितना चेंज आएगा? ओके। तो अगर हम बोले हम 100 आइसक्रीम बेच के, 1000 आइसक्रीम बेच के हम 1 लाख रुपया 10,000 रुपया कमा रहे थे, हम्म। हम 1,001 आइसक्रीम बेचे और हम 10,100 रुपया कमाए। हम्म। एक और आइसक्रीम बेच के हम एक्स्ट्रा कितना कमाए? TR में कितना चेंज आया? 100 रुपया का। हाँ। तो वही हो गया ना MR। तो हम्म। देखो मीनिंग क्या लिखा? चेंज इन TR। TR में कितना चेंज आया? 10,000 से 10,100 हो गया ड्यू टू वन मोर यूनिट सोल्ड। तो MR का फॉर्मूला क्या बना? चेंज इन TR बाई चेंज इन Q। हम हमेशा बोलते हैं जो AR का फॉर्मूला है उसी में चेंज का सिंबल लगा दो, M का फॉर्मूला बन जाएगा, मार्जिनल का फॉर्मूला। AR का फॉर्मूला क्या था? TR बाई Q। तो देखो दोनों में हम क्या किया? खाली चेंज का सिंबल लगा दिया, फॉर्मूला बन गया। और एक और फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन TR ऑफ n माइनस TR ऑफ n माइनस 1। सर समझाइए इसको भी एक लाइन में। देखो अगर हम बोले हम एक पीस बेचा, मेरा टोटल रेवेन्यू आया 10 रुपया। हम 2 पीस बेचा, मेरा टोटल रेवेन्यू आया 18 रुपया। हम 3 पीस बेचा, मेरा टोटल रेवेन्यू आया 25 रुपया मान लो। ठीक है। जी। अब अगर हम आपको बोले मेरे को MR निकालना है, MR का एक फॉर्मूला है चेंज इन TR बाई चेंज इन Q। हाँ। तो TR में कितना चेंज आया? 10 से 18। पहले तो 0 पीस बेचे तो 0 आया था ना। हाँ। तो TR में कितना चेंज आया? 0 to 10 में 10 रुपया का चेंज। हाँ। और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 0 to 1 1 यूनिट का चेंज। तो 10 by 1 10 आंसर। फिर सेकंड में देखो 10 से कितना चेंज हुआ? TR 18 यानी 8 यूनिट का चेंज। और क्वांटिटी में 1 to 2 कितना चेंज आया? 1 यूनिट का चेंज। तो 8 by 1 8 रुपीज। अगेन 18 to 25 कितना चेंज आया TR में? 7 रुपीज का चेंज। और क्वांटिटी में 2 to 3 कितना का चेंज आया? 1 यूनिट का चेंज यानी 7 by 1 तो 7 आंसर। तो हमारा का ये फॉर्मूला तो समझ में आया जी। अब जो सेकंड फॉर्मूला है TR ऑफ n माइनस TR ऑफ n माइनस 1। चलो इसको भी समझाते हैं। मान लो अगर हम अचानक बोलता हमको सेकंड यूनिट का MR निकाल के बताओ, यानी TR ऑफ 2 निकालना है माइनस TR ऑफ 2 माइनस 1 यानी 1 का। तो 2 का TR कितना है? 18। हाँ। और
TR ऑफ 2 - 1 मतलब 1 का TR कितना है? 10। 18 - 10 80 तो आंसर आता है। देखो 80 तो आ रहा है। तो दोनों फॉर्मूला में कोई भी फॉर्मूला सीख लो, आपका काम हो जा रहा है। बट याद दोनों फॉर्मूला रखना, क्योंकि कब कौन सा डेटा काम आ जाए यू डोंट नो। यस। तो MR का मतलब क्लियर, MR का फॉर्मूला क्लियर, TR का मतलब TR का फॉर्मूला, AR का मतलब AR का फॉर्मूला क्लियर। हाँ अब आप बच गए 2 क्वेश्चन और चैप्टर खत्म। सर आप हमको बोले तो 2 टॉपिक और पढ़ना है, डायग्राम और रिलेशनशिप। जी। लेकिन डायग्राम और रिलेशनशिप हमको दोनों अलग अलग मार्केट का सीखना है। परफेक्ट में कैसा, इम्परफेक्ट में कैसा। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो चलो आ जाओ उसी के ऊपर। ये डायग्राम कहाँ लिया? ये हम पहले आ रहा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जी। बेटा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम क्या बोला था? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। हाँ। मतलब इस मार्केट में सेलर प्राइस डिसाइड कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सर इतने सारे सेलर हैं कि अगर एक सेलर थोड़ा भी प्राइस बढ़ाया उसका माल बिकना मुश्किल हो जाएगा। जी। और एक सेलर प्राइस गिरा ही नहीं सकता, क्योंकि कंपटीशन जहां बहुत हाई होता है तनिष्ठा वहां प्राइस ऑलरेडी बहुत लो रखना पड़ता है, तो और प्राइस गिराने का स्कोप ही नहीं है। पहला बात ना, स्टूडेंट यहाँ फंसता है ये समझने में कि क्यों नहीं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर अपने हिसाब से प्राइस चेंज कर सकता है अपने प्रोडक्ट का। तो बढ़ा क्यों नहीं सकता, घटा क्यों नहीं सकता? देखो बेटा यहाँ पे एक दुकान, एक एरिया है जहाँ पे 100 दुकानदार है। हाँ। मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है, सबका प्रोडक्ट का क्वालिटी, टेस्ट, साइज भी सेम है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। हाँ। इसीलिए वो 2 बात हम पढ़ाया पहले आपको। अब वैसा मार्केट जहां पे बहुत लोग माल बेच रहे हैं और सबका माल सेम है, वो कस्टमर को ये भी नहीं बोल सकता कि मेरा क्वालिटी उससे बेटर है इसलिए ज्यादा दाम ले रहे हैं। हाँ। कस्टमर बोलेगा यहाँ पे सबका क्वालिटी सेम है, तो आप क्या क्वालिटी का बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो दैट मीन्स वो दाम बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अगर वो थोड़ा भी प्राइस बढ़ाया तो कोई बोलेगा हम आपसे क्यों ले, दूसरा दुकानदार सस्ता दे रहा, वहां से नहीं ले लेंगे, क्योंकि सबका क्वालिटी, साइज सब तो सेम है। और एक एरिया में बहुत दुकानदार अवेलेबल है, मतलब दूर भी जाना नहीं पड़ेगा मेरे को। हाँ। दूर हो तो भी आदमी सोचे चलो थोड़ा ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया महंगा मिल रहा है ले लो, दूर जाने में बहुत दिक्कत होगा। बट यहाँ तो बगल बगल में 100 दुकान है, 100 दुकान। तो कस्टमर बोलेगा दूर हम क्यों ले तुमसे 1 रुपया ज्यादा देके, बगल में 1 रुपया सस्ता मिल रहा, वहां से नहीं ले लेंगे। तो देखो इसलिए कोई दुकानदार दाम बढ़ा नहीं पाएगा अपनी मर्जी से। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, सर घटा क्यों नहीं सकता? अरे जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है ना, वहां प्राइस ऑलरेडी इतना लो होता है, प्रॉफिट मार्जिन इतना ही छोटा होता है कि और गिराए तो लॉस में चले जाएंगे। जी। मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। बना रहे हैं हम 1000 रुपया में और बेच देते हैं हम 1050 पैसा में, 1000 रुपया 50 पैसा में। इतना ही छोटा प्रॉफिट मार्जिन होता है सब मार्केट में। सर और प्राइस गिराए तो कॉस्ट के नीचे चले जाएंगे, और कॉस्ट के नीचे गए तो लॉस खा जाएंगे, है ना? इसीलिए इन सब मार्केट में दुकानदार अपनी मर्जी से न तो प्राइस बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है। बात क्लियर? जी। तो सर यहाँ पे फिर प्राइस डिसाइड कौन करता है? हाँ। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे मार्केट खुद प्राइस डिसाइड करता है। सर मार्केट कैसे प्राइस डिसाइड करेगा? मार्केट कौन है? मार्केट कोई नहीं है बेटा। मार्केट मतलब ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई का फोर्स। कोई चीज का बहुत डिमांड होगा तो ही उसका प्राइस ऊपर जाएगा, और कोई चीज का बहुत कम सप्लाई होगा तो ही उसका प्राइस नीचे आएगा। तो ऐसे मार्केट्स में डिमांड और सप्लाई का फोर्स, ये बात याद रख लेना जिंदगी भर के लिए। डिमांड और सप्लाई का फोर्स ही चीजों का प्राइस डिसाइड करता है। और इसी को बोलते हैं यहाँ पे मार्केट ही प्राइस डिसाइड करता है। ठीक है? तो मार्केट जो प्राइस डिसाइड करेगा दुकानदार को वही प्राइस लेना पड़ेगा।
वो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। इसीलिए ये सब मार्केट में प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यही बात आपको समझाना था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं जहां प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो वहां पे टीआर, एआर और एमआर का डायग्राम कैसा होगा और उनका रिलेशनशिप कैसा होगा। तो बेटा जी वहां पे टोटल रेवेन्यू एआर और एमआर का डायग्राम होगा, ये वो चेंज ही नहीं होगा ना, कांस्टेंट बोला है ना। मतलब हम एक पीस भी बेचते हैं 5 रुपया में, देखो ऐसे होता है, वहां पे ऐसा टेबल बनेगा। देखो हम यहाँ पे टेबल एक दिया होगा, नीचे हम टेबल आपको दिखाते हैं। ये तो हो गया आपका चेंजिंग वाला, पीआरएमआर का चार्ट कहाँ दिया है, ये देखो एक पीस बेचो, चाहे 2 बेचो, चाहे 3 बेचो, चाहे 4 बेचो, चाहे 5 बेचो, प्राइस कांस्टेंट है, मतलब 10 10 10 10 10 10 में बिकेगा। तो ये मेरा प्राइस हो गया और ये मेरा क्वांटिटी हो गया। अब बेटा यहाँ पे टीआर कैसे निकलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो यानी टीआर कैसे सॉल्व होगा, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50। एआर कैसे निकलेगा सर, टीआर बाई क्यू। तो मतलब 10 डिवाइडेड बाई 1 5, 20 डिवाइडेड बाई 2 5, सॉरी नहीं 20 एक मिनट गलती हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 10 5, 30 डिवाइडेड बाई 10 एक मिनट गलती हो गई, अरे सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 30 डिवाइडेड बाई 3 10, 40 डिवाइडेड बाई 4 10, 50 डिवाइडेड बाई 5 10। इसीलिए तो बोलते हैं जो एआर है वही प्राइस है। ये देखो जो प्राइस था वही मेरा अल्टीमेटली एआर निकल के आ गया। अब इसी में एमआर सॉल्व करो। एमआर कैसे होता है, चेंज इन टीआर बाई चेंज इन क्यू, है ना। तो 0 से 10 कितना चेंज हुआ टीआर, 10 का चेंज आया। 10 डिवाइडेड बाई 0 से 1 क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 1 का चेंज। क्वांटिटी में तो हर बार 1 का ही चेंज आ रहा है ना, तो मतलब हर बार डिवाइडेड बाई 1 ही होगा नीचे तो जी। और कोई चीज डिवाइडेड बाई 1 हो तो उसका कोई मतलब तो होता नहीं है। तो देख लो यहाँ पे हर बार 10 10 10 ही आता जाएगा आंसर। तो देख लो एमआर भी क्या आ गया, 10 10 10 10 10। तो यानी जो प्राइस है वही एआर है और वही एमआर है। यही होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। इसीलिए देख लो टीआर अब सॉरी एआर एमआर सबका डायग्राम कैसा बन रहा है, ये रहा फ्लैट हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। डायग्राम इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है और वही फॉर्मूला में एआर और एमआर भी सॉल्व होके आ रहा है। जो प्राइस का लाइन है, तो जो प्राइस है वही एआर है वही एमआर है। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डायग्राम कैसा बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। आउटपुट कितना भी बढ़े, आउटपुट 1 2 3 4 5 जितना भी बढ़े, आपका प्राइस वही रहेगा, एआर भी वही रहेगा, एमआर भी वही रहेगा। और टीआर क्या हो रहा है, आप डेटा को जरा पढ़ो सर, 10 20 30 40 50, यानी टीआर बढ़ता जा रहा है और बढ़ने का स्पीड भी कांस्टेंट है, सेम है। यानी सर टीआर बढ़ता ही चला जाएगा ऐसे। तो यही देख लो टीआर का भी डायग्राम बनाया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, टीआर का डायग्राम। ठीक है, तो टीआर व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट और एआर एमआर भी वही रह जाएगा जो प्राइस का लाइन है। तो यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में टीआर विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट एंड एआर एमआर एंड प्राइस विल ऑलवेज बी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। यही डायग्राम बना। और जो टीआर के बढ़ने का स्पीड होगा वही एआर एमआर का लाइन होगा। यही इनका रिलेशनशिप बन गया। यही आपको समझाना था, समझा दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको क्लियरिटी के साथ है। अब आता है जब मार्केट में प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, यानी अब हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट मार्केट का। सर यहाँ पर तो आप इम्परफेक्ट मार्केट तो 3 बताए थे, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। एक बार
हम अलग अलग मार्केट का बात नहीं कर रहे, एक बार हम सारा इम्परफेक्ट मार्केट को एक लेके बात कर रहे हैं। ओके। ऐसा मार्केट में प्राइस कौन तय करेगा? सर खुद दुकानदार। क्योंकि हल्दीराम अब बंगाली काकू को देख के अपना प्राइस डिसाइड नहीं करता, हाँ। वो खुद अपना प्राइस खुद डिसाइड करता है। एक नंबर बात। रेलवे क्योंकि वो मोनोपोली है, वो अकेला बादशाह है, हाँ। तो उसको किसी पे डिपेंडेंट होकर प्राइस डिसाइड नहीं करना है। वो भी खुद का प्राइस खुद ही डिसाइड करेगा हाँ। कि कितना में हमको टिकट देना है। हाँ। अगर इस एरिया में अकेला टीचर है जो कॉमर्स पढ़ाता है, मतलब मोनोपोली मार्केट हो गया मेरा, हाँ। तो बेटा हम अपना प्राइस खुद डिसाइड करेंगे। नोबडी, हमको किसी पे प्रेशर नहीं होना है। ओ अच्छा हम ज्यादा प्राइस ले लिए तो मेरा स्टूडेंट भाग जाएगा कहीं और, हाँ। वो हमको सोचना नहीं है। दैट मीन्स आई एम डिसाइडिंग माई प्राइस बाई ओन सेल्फ। तो यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो दुकानदार है या जो सेलर है वो प्राइस टेकर है, टेकर। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन इम्परफेक्ट मार्केट जहां मोनोपोलिस्टिक का बात हो रहा है, वो हम लोग प्राइस मेकर है, हम लोग खुद प्राइस बनाते हैं। वी डिसाइड आवर ओन प्राइस, दैट मीन्स वी मेक प्राइस। और वहां परफेक्ट मार्केट में ये टेक प्राइस जो बाजार डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं सर, तो यहाँ AR और MR का लाइन क्या होगा, TR का लाइन क्या होगा? अब एक बहुत मजेदार बात बोलते हैं, बहुत लोग उल्टा सोचते हैं। सर जब मोनोपोली है आपका, आप अकेले बादशाह हो, आपके अलावा यहाँ कोई कॉमर्स पढ़ाता ही नहीं है, रेलवे के अलावा और कोई ट्रेन चलाता ही नहीं है, तो सर रेलवे मर्जी है उतना दाम ले, उसको क्या दिक्कत? बस यही गलती कर देते हैं हम लोग। बेटा मर्जी है उतना दाम ले, मतलब जितना दाम बढ़ाना चाहे बढ़ा दे। लेने पे तो कस्टमर मजबूर होगा, इसको तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अकेला है, तो कोई है ही नहीं जी। बेटा जी ऐसे नहीं होता बाजार में काम। रेलवे को भी पता है, नीरज सर को भी पता है कि भले ही मेरा मोनोपोली है, लेकिन अगर हमको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो थोड़ा थोड़ा प्राइस तो गिराना पड़ेगा। वरना क्या होगा पता है, रेलवे अपनी मर्जी से दाम ले, प्राइस नहीं गिराए, कस्टमर मजबूर है ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए, पैसेंजर मजबूर है ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए। लेकिन कस्टमर बोलेगा भैया साल में 5 बार नहीं घूमने जाएंगे, 2 बार जरूरी है तो 2 ही बार घूमने जाएंगे, प्राइस बहुत महंगा है। लेकिन यही अगर रेलवे थोड़ा डिस्काउंट करे, प्राइस गिराए, कस्टमर क्या बोलेगा, चलो ठीक है एक बार और घूम आते हैं, टिकट तो सस्ता ही है अभी। नीरज सर अगर प्राइस थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट दे स्टूडेंट लोग को, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, जो स्टूडेंट को ट्यूशन नहीं भी पढ़ना है वो भी बोलेगा नहीं बहुत सस्ता है, थोड़ा पढ़ लेते, एग्जाम के लास्ट टाइम पे जाके थोड़ा पढ़ लेते। लेकिन नीरज सर बहुत महंगा ट्यूशन रखेगा, तो जिनको मजबूरी है वही पढ़ेंगे, जिनको लगता है नहीं हमको इस सब्जेक्ट का ट्यूशन का जरूरत नहीं है, दे विल नॉट कम टू मी। इसीलिए भले ही हम लोग प्राइस मेकर हैं, बट फिर भी बेटा जी थोड़ा थोड़ा प्राइसेस को गिराते रहना पड़ेगा, ताकि मोर एंड मोर कस्टमर अट्रैक्ट हो। जो कस्टमर कम लेते हैं वो भी ज्यादा ले। देखो रेलवे को पता है उसका सीट फुल जाएगा, बट फिर भी उसको प्राइस थोड़ा थोड़ा कभी कभी कम करना पड़ता है। क्यों? ताकि कस्टमर जो 2 बार घूमते थे वो 3 बार घूमे। स्टूडेंट, नीरज सर को पता है कि हम अकेला टीचर है, स्टूडेंट तो आएगा ही, लेकिन जो स्टूडेंट आता ही नहीं है ट्यूशन पढ़ने, जिनको लगता है नहीं इतना महंगा ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, हम खुद से पढ़ लेंगे, उनको अट्रैक्ट करने का तरीका क्या है मेरे पास? सर थोड़ा सा ऑफर कीजिए ना, डिस्काउंट, ताकि स्टूडेंट को लगे हाँ ठीक है लास्ट मोमेंट पे एक बार रिवीजन करने के लिए सही, या समरी में समझने के लिए सही नीरज सर के पास चलते हैं। तो कस्टमर को अगर बुलाना है तो प्राइसेस यहाँ गिराना पड़ेगा। इसीलिए देखो यहाँ पर आपका चार्ट कैसा बनाया, अगर हमको आउटपुट बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, हमको थोड़ा थोड़ा करके प्राइस गिराना पड़ रहा है। 10 का 9.5, 9, 8.5। तो अब मेरा ये प्राइस का लाइन आ गया, और प्राइस ही AR होता है, इसलिए AR का अलग से चार्ट टेबल नहीं बनाया। देखो AR अगर निकालोगे तो यही आएगा, निकाल के दिखाएंगे लास्ट में AR हम। फिलहाल बात करते हैं TR निकालने का। फॉर्मूला वही प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो 10 इंटू 1 10, 9.5 इंटू 2 19, 9 इंटू 3 27, और 8.5 इंटू 4 34। MR निकालना है तो चेंज इन TR ही MR होता है,
0 से 10 10, 10 से 19 9, 9 से 19 से 27 8, 27 से 34 7। तो MR क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। और AR कैसे निकलता है, TR बाई Q। तो देख लो 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 19 डिवाइडेड बाई 2 9.5, 27 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 3 तो 9, और 34 डिवाइडेड बाई 4 तो 8.5। तो यानी जो मेरा प्राइस था वही तो AR आया ना। इसीलिए जो प्राइस है वही ऑलवेज AR है सब मार्केट में, फिर चाहे वो मोनोपोली मार्केट हो, मोनोपोलिस्टिक हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, कोई भी मार्केट हो, जो P है वही AR है। क्योंकि AR का फॉर्मूला ही होता है TR बाई Q, और TR का ब्रेकअप ही होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और क्वांटिटी कट जाए तो प्राइस इक्वल टू AR ही तो रह गया। इसीलिए AR का अलग से टेबल नहीं ड्रॉ करते, जो प्राइस का लाइन है वही AR का लाइन मान लेते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है, सर TR बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड कम होता जा रहा है ना। और ऐसे ही बढ़ने का स्पीड कम होता रहा तो एक पॉइंट पे जाके TR गिरने लगेगा। देख लो आप बढ़ाते जाओ, इसको 5 करते तो ये इसको 8 करना पड़ता, 8 5 जा 40, 6 यूनिट बेचना है तो इसको 7.5 करना पड़ता। तो 7.5 इंटू 6 कितना होगा, 42 प्लस 3 45। अगर हमको और 1 यूनिट बेचना है तो इसको हमको 7 करना पड़ता, 7 7 जा 49। एक और यूनिट बेचना है तो इसको 8 करना पड़ता, मतलब 6.5 इंटू 8, तो 8 6 जा 48 और 4 52। और बढ़ाना होता तो 9 करने के लिए हमको इसको 6 करना पड़ता, 9 6 जा 54। और बढ़ाना है तो उसको 10 करना पड़ता, तो मतलब 5.5 तो 55। और बढ़ाना होता तो 11 करने के लिए इसको करना पड़ता हमको 5, 11 5 जा 55। देख लो कांस्टेंट होना स्टार्ट हो गया है ना जी। बढ़ने का स्पीड गिरता गया 1.5 के कांस्टेंट हुआ है। और अब और बढ़ाना होता तो देख लो नेक्स्ट पे समझ लेना, 12 इंटू 4.5, 12 4 जा 48 प्लस 6 54। लो गिरना चालू हो गया। और बढ़ाना है तो 13 करने के लिए हमको इसको 4 करना पड़ता, 13 4 जा 52 और गिर गया। लो अब TR गिरना चालू हो गया। मतलब TR का डायग्राम क्या बना, पहले TR बढ़ने का स्पीड तो हर बार स्लो था, तो डायग्राम ऐसे बना, एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हुआ और फिर गिर गया TR। तो इम्परफेक्ट मार्केट में TR पहले बढ़ेगा लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, टॉप पे पहुंचेगा एंड देन फॉल। तो TR का डायग्राम समझ में आया। बुक में भी दिखाया नहीं है, बुक में दिखाएंगे आपको, डोंट वरी। AR MR का भी टेबल समझो। सर देखो 10 9 8 7 MR भी गिर रहा है, और AR भी देख लो 10 9.5 9 8.5 AR भी गिर रहा है। मतलब इन दोनों का डायग्राम ऐसा बनेगा, गिरता हुआ लगातार गिरता ही जा रहा है। MR तो गिरते गिरते नेगेटिव भी हो जाएगा सर। सॉरी MR तो गिरते गिरते नेगेटिव भी हो जाएगा सर। AR कभी नेगेटिव और नहीं होगा सर। आप कभी भी ऐसा होगा क्या कोई दुकानदार 0 रुपए में माल बेचेगा या ये बोलेगा माल भी ले जाओ पैसा भी ले जाओ? नहीं। तो AR कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता, बट MR गिरते गिरते 0 और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये डायग्राम बन गया AR MR का। ये देख लो, ये देखो TR का डायग्राम क्या बना, पहले बढ़ा और फिर गिरा। बढ़ने का स्पीड हर बार स्लो था, टॉप पे पहुंचा और फिर गिरा। और जबकि AR और MR का डायग्राम क्या हुआ, AR गिर रहा है लेकिन कभी 0 और नेगेटिव नहीं होगा, बट MR गिरते गिरते 0 और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको डायग्राम भी क्लियर। आखिरी बात, इन दोनों का रिलेशनशिप और टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। तो पहले पूछता है तुमको TR एंड MR का रिश्ता बताओ। तो आराम से देखना डायग्राम से। मेरा ये TR का डायग्राम है और ये है मेरा MR का डायग्राम। ठीक है जी। जब मेरा TR बढ़ने का स्पीड स्लो है, माने TR इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, तब मेरा MR गिर तो रहा है बट अभी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। जब मेरा TR टॉप पे पहुंचेगा, माने TR कांस्टेंट मैक्सिमम, तो MR 0 हो रहा है। और जब मेरा TR फॉल,
तो मेरा एमआर नेगेटिव हो जाएगा। हम्म, तो ये देखो, ये आपका बुक में रिलेशनशिप भी लिखा है, ये देखो अप टू द पॉइंट बी। यहाँ पे डायग्राम में क्या लिखा है देखो, अप टू द पॉइंट बी, पॉइंट बी के पहले तक टी आर इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। हाँ, तो एमआर इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव। हाँ, व्हेन टी आर रीच एट द पॉइंट बी, माने टी आर रीच एट द टॉप, एमआर बिकम 0। हाँ, And when TR after point B, when TR starts to fall, MR become negative। नेगेटिव। ये 3 रिश्ता लिख दिया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा AR और MR का रिलेशनशिप क्या है। हाँ, आराम से सुनना। ये मेरा AR, ये मेरा AR का डायग्राम है। AR गिर तो रहा है लेकिन कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होगा। और ये मेरा MR का डायग्राम है जो गिरते गिरते नेगेटिव हो गया, 0 हो गया, नेगेटिव भी हो गया। हाँ, अब अगर आपको कोई पूछे AR MR का रिश्ता क्या है, सर दोनों गिरेगा लेकिन MR के गिरने का स्पीड ज्यादा होगा AR के कंपैरिजन में। ये बात आपको हम टेबल में भी समझाएगा, पर पहले डायग्राम में समझो। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में दोनों एकदम क्लोजर थे, लेकिन जैसे जैसे गिरते गए दोनों का गैप बढ़ता गया, यानी MR बहुत तेज गिर रहा है, AR के गिरने का स्पीड स्लो है। तो AR एंड MR बोथ विल फॉल, बट फॉलिंग स्पीड ऑफ MR विल बी ग्रेटर देन AR। एक नंबर बात। 2 नंबर बात, सर AR गिर रहा है लेकिन कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होगा, बट MR कैन बी 0 एंड नेगेटिव ऑल्सो। बस हो गया 2 रिलेशनशिप। दोनों गिरेंगे, MR के गिरने का स्पीड ज्यादा होगा, AR के गिरने का स्पीड कम। लेकिन AR कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होगा, MR कैन बी 0 और नेगेटिव। हो गया आपका रिलेशनशिप भी बताना। यही देखो आप यहाँ पे टेबल में भी समझ सकते हो ये बात। यही बात आप टेबल में भी समझ पाओगे। ये देख लो, ये देखो 10, 9, 8, 7, मतलब MR तेज गिर रहा है। MR में गिरने का स्पीड 1, 1, 1, 1, 1, 1 चल रहा है, जबकि AR के गिरने का स्पीड 10, 9.5, 9, 8.5, यानी 0.5 करके गिर रहा है। यानी AR के गिरने का स्पीड स्लो होगा, MR के गिरने का स्पीड तेज होगा। और AR कभी भी 0 नहीं हो सकता। अरे वो तो सीधा लॉजिक है सर, कभी भी कोई दुकानदार ये बोलेगा ये प्रोडक्ट 0 रुपए में देते हैं, क्योंकि AR का मतलब प्राइस होता है। तो कभी भी दुकानदार प्राइस 0 रखेगा किसी आइटम का? नहीं। कभी भी दुकानदार ये बोलेगा ये आइटम भी ले जाओ और साथ में 10 रुपया भी ले जाओ? नहीं। अब दुकान में ब्रेड लेने जाओ, दुकानदार बोलेगा ब्रेड भी ले जाओ और मेरे साथ 10 रुपया भी ले जाओ? ऐसा बोलेगा कोई दुकान का काकू आपको? नहीं। तो पॉइंट इज, सर कभी भी AR 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, बट एडिशनल रेवेन्यू 0 और नेगेटिव हो सकता है। आप मेरा यही जो डेटा था इसी में समझते। तो देखो जब ये 10 से 19 हुआ तो 9 गिरा, 19 से 27 हुआ तो 8 गिरा, 27 से 34 हुआ तो 7 हो गया, 34 से 40 तो 6, 40 से 45 तो 5, 45 से 49 4, 49 से 52 3, 52 से 54 2, 54 से 55 1, 55 से 55 0, और 55 से 54 हो रहा है TR तो ये -1, 54 से 52 हो रहा है TR तो -2। तो देख लो MR 0 होकर नेगेटिव भी होना स्टार्ट हो गया। ये बात आपको समझ में आई? जी। ये आपको रिलेशनशिप में लिखना था। टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। अब केवल प्रैक्टिकल सम है इसके ऊपर। यही बात आपको यहाँ पे समझाया, अलग अलग मार्केट में टेबल और चार्ट से वापस से एक्सप्लेन किया वाला बात को। ये देख लो AR MR का डायग्राम वाला बात। हाँ, अब बात आता है सब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या फर्क होगा। मोनोपोली में ना दोनों का गिरने का स्पीड बहुत तेज होगा। मोनोपोलिस्टिक में यही डायग्राम ना थोड़े ऐसे हो जाएंगे, मतलब गिरने का स्पीड गिरेंगे लेकिन थोड़ा देरी के बाद गिरेंगे। अच्छा। परफेक्ट कंपटीशन में बस आप इतना ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा। आपके सिलेबस में नहीं है ये। आप नया वाला बुक देखोगे, ये मेरे पास पुराना बुक डाउनलोड किया हुआ है, इस बुक में आप देख रहे हो सब चीज एक्सप्लेन की है। लेकिन अभी आपके सिलेबस में इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी मोनोपोलिस्टिक मार्केट का
डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं रहेगा, वो बूस्टर में दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। बट हम आपको पढ़ा दे रहे हैं कि मोनोपोली मार्केट में एआर और एमआर दोनों तेज गिरेगा, हाँ, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इनका थोड़ा डायग्राम फ्लैटर हो जाएगा, क्योंकि गिरेंगे लेकिन थोड़ा देरी के बाद। ठीक है, जी। दिस इज द पॉइंट। आपका चैप्टर आई थिंक खत्म। ये आपके सिलेबस में या बुक में देख लेना आपने। हाँ, अब आपको इस पे प्रैक्टिकल सम और क्वेश्चन आंसर दिए, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, जी सर, एक पार्ट है जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। इनका ग्राफ कर्व है। एक मिनट, आप हमको फोटो भेजो। ये जो हम बोला ना दोनों का गैपिंग वाला बात, ये बात मैंने इस डायग्राम से समझाने का कोशिश किया कि ये मान लो मेरा एआर का डायग्राम है हाँ, और ये मेरा एमआर का डायग्राम है। जी। तो देखो, जब एआर मेरा एआर स्टार्टिंग में एआर इज लेस देन एमआर। हाँ, देखो, आपको टेबल में भी समझाएगा, पहले मेरा बात सुन लो। एआर इज लेस देन एमआर, एक पॉइंट पे एआर एमआर इक्वल है, हाँ, और आखिरी पॉइंट पे एमआर इज लेस देन एआर। हाँ, ये बात समझ में आई इस डायग्राम में? जी। यही बात आपको हम टेबल में दिखाते हैं। मतलब डेटा से लोग एक बात समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया। एक्चुअली में एआर एमआर का डायग्राम यही होगा आपका ऑलवेज। ओके। वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पूरा जैसा ये। हाँ, लेकिन ये बात केवल समझाना था कि स्टार्टिंग में एआर, ये डायग्राम एक्चुअली में ये एआर एमआर का डायग्राम नहीं है कि एआर बढ़ेगा फिर गिरेगा, ऐसा नहीं बता रहे। अच्छा। आपको बताना ये चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में एमआर विल बी ग्रेटर देन एआर। एक पॉइंट आएगा जहां दोनों इक्वल होंगे, और एक पॉइंट के बाद आपका एआर विल बी लेस देन एमआर। देखो, यही बात आप स्टार्टिंग में आपका देखो, एआर कितना है? 9। 9, लेकिन एमआर कितना है? 8। नहीं तो उल्टा बात है। एक मिनट रुको, ये बात कहाँ पे दिया है? इसका आपको डेटा कहाँ से दें हम? सॉरी, ये गलती हुई। जनरल रिलेशनशिप था ना। हाँ, हाँ, ये लोग बोला देखो, जब दोनों ही मार्केट का बात नहीं हो, ना परफेक्ट ना इम्परफेक्ट। देखो यहाँ पे लिखा भी है, द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एमआर डिपेंड्स ऑन वेदर द प्राइस रिमेन सेम और फॉल। हाँ, तो यहाँ पे प्राइस को लेकर कोई बात नहीं है। वहां पे स्टार्टिंग में एमआर ग्रेटर होगा एआर से। अच्छा। मतलब जनरली जहाँ पे प्राइस के ऊपर डिपेंडेंसी का बात नहीं होगा, ओके। वहां पे जनरली स्टार्टिंग में एमआर विल बी ग्रेटर देन एआर। एक पॉइंट पे जाके एमआर विल बी इक्वल टू एआर, एंड आफ्टर अ पॉइंट एआर विल बी ग्रेटर देन एमआर। ओके। ये जनरल रिश्ता है। तो 3 रिलेशनशिप पढ़ा है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम लोग क्या पढ़ लिए? एआर एमआर विल ऑलवेज बी सेम। अब आप 3 रिलेशनशिप याद कर लो। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या बोलेंगे? एआर एमआर का रिश्ता, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली मार्केट में कि एआर का गिरने का स्पीड एमआर के गिरने का स्पीड एआर की स्पीड से ज्यादा होगा। हाँ, ये वाला डायग्राम जो बताए थे, ये आपका ये एआर है, हाँ, और ये आपका एमआर है। तो एमआर के गिरने का स्पीड एआर से हमेशा ज्यादा होगा। हाँ, एआर 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, एमआर 0 और नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया अंडर मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक मार्केट। लेकिन हाँ। जहाँ प्राइस को लेके कोई बात नहीं हो, जहाँ जनरल रिश्ते का बात करें, वहां पे तीसरा रिलेशनशिप ये बनेगा। तो 3 मार्केट में, जहाँ पे मार्केट है वहां पे रिश्ता परफेक्ट हो मोनोपोली में, और जहाँ प्राइस को लेके आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, वहां पे इनका आपस में रिश्ता यानी जनरल रिश्ता। अच्छा। ठीक है। तो एग्जाम में 3 क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, मोनोपोली में क्या है, और जहाँ प्राइस लेके बात नहीं है, जहाँ जनरल रिलेशनशिप क्या है। ये आपके बुक में है, यहाँ पर नहीं है। हम बोले ना ये पुराना बुक है, तो आपके बुक में नया टॉपिक ऐड किया।
ठीक है। जैसे आपके मैं यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक उड़ा दिया और वो नया टॉपिक ऐड कर दिया।